नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। हम लोग टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए स्पेशल ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग भारत की नदियों की बात कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिंधु नदी तंत्र को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को देखेंगे। कहने का मतलब है कि गंगा और इसकी प्रमुख सहायिकाओं की चर्चा करेंगे। गंगा नदी या फिर भूगोल के किसी विषय को समझने के लिए आपको मानचित्र की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप हमारी ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको अपने पास एक एटलस रखना होगा, साथ में आपको भारत का एक मानचित्र भी रखना होगा और उसके बाद अगर आप लक्ष्य को भेदना चाहते हैं सही तरीके से तो आप अपने पास कॉपी और पेन भी ज़रूर रखें, ताकि इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आप भारत की यानी गंगा नदी तंत्र में जितनी नदियों की बात हम लोग यहाँ आज करने चल रहे हैं उसको आप एक बार अपने से जब ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी पर तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार हो सकेंगी। तो गंगा नदी तंत्र को समझने के लिए चूंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जाल है और नदी का तंत्र ही जाल का इंडिकेशन करता है, और जब नदियां छोटी छोटी हो करके कई सारी नदियों का एक जाल बन जाता है तो उसी को हम लोगों ने क्या कहा था, तंत्र कहा था। किसी भी नदी का तंत्र जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो जाल होता है उसको हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं। इसको हम आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए पहले से एक मैप ड्रॉ किए हैं, आउटलाइन ड्रॉ किए हैं, ताकि आपको हम अपनी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझा सके और आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र का पूरा एक आउटलाइन हमने बनाया है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले जिस क्रम में हम आपको नदियों की बात कर रहे हैं उसी क्रम में आप समझने का प्रयास करिएगा। कम समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को चलना होगा उत्तराखंड में। आपको जब मैप देखना होगा तो आप वो वाला पेज खोलिएगा जहां पर आपको उत्तराखंड का मैप बड़ा करके दिया है। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है तो वहां पर अलग अलग पेजेस में 2 या 3 स्टेट का एक साथ मिला करके मैप बड़ा करके दिया जाता है, तो उसमें आप देखिएगा। तो उत्तराखंड में हम लोग चलते हैं सबसे पहले और वहां पर देखते हैं कि आखिर गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। यहां पर मैं आपको एक जगह पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा सबसे पहले कि यहां पर है एक जगह जिसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग यहां पर है और यहां पर लास्ट में है फरक्का बांध या फरक्का बैराज। इसी 2 पॉइंट के बीच में गंगा नदी का प्रवाह होता है। लेकिन अब यहां पर देवप्रयाग से पहले या हुगली के फरक्का के बाद में अगर कौन सी नदी होती है तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी कहां से उद्गम होता है। यहां पर आप जानते हैं एक चीज को कि एक यहां पर है सतोपंत हिमानी। यहां पर क्या है, सतोपंत हिमानी। ये उत्तराखंड के ही क्षेत्रों में मिलेगा और सतोपंत हिमानी से ही एक नदी निकलती है, उसका नाम होता है अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी को आप पकड़कर सीधा सीधा आप यहां तक चले आइए। कहां तक आना है, देवप्रयाग तक। जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसी तरीके से आप पढ़ने की जब कोशिश करेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार होगा। हो सकता है कि कुछ आपको भाषा कहीं कहीं पर स्टैंडर्ड न लगे, लेकिन हम उस भाषा का प्रयोग इसीलिए करेंगे ताकि आपको हर चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ से हम लोग अलकनंदा नदी से होते हुए यहाँ तक आए, कहाँ पहुँच गए, देवप्रयाग में। अब इसके बाद एक नदी इसमें आपको और मिलानी है, उस नदी का नाम है भागीरथी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, भागीरथी से ही होती है। अब सवाल ये उठता है कि भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में शिवलिंग शिखर, वहां पर एक जगह है, शिवलिंग शिखर के पास में ही गंगोत्री या गोमुख है। यहीं पर आप देखते हैं कि नीति, माना और दर्रा उत्तराखंड में है। तो नीति, माना और दर्रा, नीति माना में से यहाँ पर माना दर्रा है और उसी के निकट गोमुख है। गोमुख से भागीरथी का उद्गम होता है और ये भी कहाँ तक आती है, देवप्रयाग में। जब ये
अलकनंदा और भागीरथी दोनों ये नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, तो उसके बाद जिस नदी का उद्गम होता है या इन दोनों धाराओं के मिलने के बाद जो एक सिंगल धारा चलती है, तो उसका नामकरण हम गंगा नदी के रूप में कर देते हैं। तो यहां पर आपको बोलना चाहिए गंगा मैया की जय। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो गंगा नदी की शुरुआत कहां से हो जाती है, यहां से हो जाती है। अब गंगा नदी की शुरुआत यहां पर हो गई है, लेकिन हम लोग गंगा नदी को लेकर के आगे बढ़ें उससे पहले आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि आखिर ये नदियां जो हैं, अभी हम लोगों ने भागीरथी और अलकनंदा देखा है, तो इसमें भी इसकी कुछ सहायिकाएं हैं। जैसे एक नदी इसमें मिलती है भागीरथी में भिलंगाना। भागीरथी में भिलंगना नदी मिलती है कहां पर, टिहरी में मिलती है, उत्तराखंड में। और जब टिहरी नदी से, टिहरी की जगह से जहां पर ये दोनों मिलते हैं, यहां पर फिर एक बांध भी मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं टिहरी बांध। आपको ये पता भी होगा, आपकी परीक्षाओं में यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने कौन कौन सी बातें कंफर्म की कि भागीरथी भिलंगना कहां मिलती है, टिहरी में। फिर अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है, देवप्रयाग में। अब फिर अलकनंदा नदी में दो नदियां मिलती हैं, एक नदी इसमें कर्णप्रयाग में पिंडर मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। तो यहां तक मंदाकिनी कहां मिलती है, रुद्रप्रयाग में, और कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है, पिंडर मिलती है। फिर यहां पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और भिलंगना और भागीरथी कहां मिलती है, टिहरी में मिलती है। यहां तक की बातें अब आपको कंफर्म हो गई और हम लोग पहुंच गए फिर से देवप्रयाग में। देवप्रयाग से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड का ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद जब हम लोग हरिद्वार पहुंचते हैं तो हरिद्वार में एक बात कही जाती है कि हरिद्वार में ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। कहां से प्रवेश करती है, तो ये हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है, क्योंकि अभी तक ये नदी कहां प्रवाहित हो रही थी, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो यहां से क्या होती है, हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसके बाद हरिद्वार के बाद आएंगे तो यहां पर आपको बिजनौर मिलेगा। तो बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ये कहां मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है बिजनौर जिले से। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलता है नरौरा। यहां से अब इसके बाद जब नरौरा के आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से आगे बढ़ेंगे तो कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज पहुंचेंगे। जब ये प्रयागराज में गंगा नदी पहुंचती है तो यहाँ पर एक नदी का मिलन होता है और उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, यमुना नदी। इसके बाद प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे तो मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, उसके बाद बक्सर, छपरा, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, साहिबगंज होते हुए ये फरक्का तक पहुंचती है। फरक्का में पहुंचने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि फरक्का नाम का एक बैराज भी है, तो फरक्का बैराज से इसकी एक शाखा नीचे की तरफ जाती है और उसका नाम हो जाता है हुगली नदी। हुगली नदी के रूप में इसकी एक शाखा नीचे की तरफ बढ़ती है और फिर इसकी जो मुख्य धारा होती है वो आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो फिर ये पहुँचते पहुँचते बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में जब जाती है तो बांग्लादेश में ही इसका नाम पद्मा कहा जाता है। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर यहाँ तक पहुँच जाती है। तो यहाँ तक आपको गंगा नदी का पूरा लोकेशन क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसकी सहायिकाओं की चर्चा करते हैं। तो इसकी प्रमुख सहायिका जो है वो है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री में बंदरपूंछ से होता है और ये नदी जो है आगे बढ़ती है। एक नदी यहाँ पर छोटी सी मिलती है, उसका नाम हिंडन है, जो गाजियाबाद के क्षेत्र में है। इसके बाद ये यहाँ बंदरपूंछ से निकल करके आगे बढ़ती है इटावा, औरैया, फिर उसके बाद बांदा से होते हुए कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है।
अब इसके बाद कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कि गंगा में सीधे न मिलकर के बल्कि यमुना में मिलती हैं, तो उनमें से कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें आप देखें तो एक नदी मिलती है बनास, इसके बाद चंबल, बेतवा, केन, इसके बाद है तमसा या टोंस, और फिर इसके बाद सोन नदी मिलती है सीधे गंगा में। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, मुख्य रूप से ये चंबल नदी होती है और चंबल की सहायिका कौन सी होती है, बनास नदी। यहाँ पर अब आप हर चीज़ों को बहुत आसान तरीके से समझिए कि बनास नदी जो है वो राजस्थान से निकलती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्थान का एक बूंदी जगह है, जिला है, बूंदी इसके किनारे है और यहाँ पर कोटा है। अब इसके बाद हम लोग चंबल नदी की बात करते हैं जो कि यमुना की एक प्रमुख सहायिका है। ये नदी जो है मालवा पठार जनापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर के पास एक महू नाम का जगह है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और इटावा में आकर के यमुना में विलीन होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 प्रमुख बांध हैं जिसका नाम है जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। ये आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये औरैया के मुरादगंज में एक छोटी सी नदी सिंध मिलती है। उसके बाद रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेतवा नदी। ये भोपाल, ललितपुर उत्तर प्रदेश के, झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा के निकट में ये यमुना से विलीन होती है। फिर ये अगली नदी जो है वो केन नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश में सतना के पास से निकलती है और सतना के पास में कैमूर की पहाड़ी है, यहाँ से ये निकलती है। और फिर ये बांदा के पास में ही एक जगह है चिल्ला, बांदा के पास में एक चिल्ला जगह है, ये यहाँ पर यमुना नदी में विलीन होती है। तकरीबन अगर देखा जाए तो बेतवा और केन दोनों लगभग एक जगह एक साथ में ही कुछ ही दूरी पर ये यमुना में विलीन होती हैं। फिर इसके बाद है तमसा या टोंस नदी। तमसा या टोंस नदी है, ये भी किस में मिलती है जाकर के, ये गंगा नदी में मिलती है। मैहर के निकट है तमसा कुंड, ये मध्य प्रदेश में है। तमसा कुंड से निकलती है और ये इलाहाबाद से थोड़ा आगे एक सिरसा नाम का जगह है, सिरसा में ये होती है, गंगा में विलीन होती है। फिर इसके बाद अगली जो नदी है वो है आपकी सोन या स्वर्ण नदी। पहले तो हम लोग इसके नाम पर चर्चा करते हैं कि इसका नाम सोन या स्वर्ण नदी क्यों है। तो इसमें होता है कि जो इसमें सैंड के कण पाए जाते हैं वो पीले होते हैं, तो ये सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, स्वर्ण या फिर सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है और फिर ये सोनभद्र से होते हुए ये पटना के निकट एक दानापुर जगह है, वहां पर ये गंगा में विलीन होती है, छपरा के आगे है। यहाँ की एक प्रमुख सहायिका इसमें रिहंद नदी निकलती है, ये रिहंद नदी है, यहाँ पर रिहंद नदी मिलती है। और फिर एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रिहंद नदी पर ही गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है रिहंद नदी पर। फिर इसके बाद सोनभद्र से होते हुए ये सोन नदी जो है ये पटना के निकट दानापुर में विलीन होती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी में दाहिने हाथ से मिलने वाली प्रमुख नदियों की सूची ये रही। इसके बाद यहाँ पर एक और देख सकते हैं जैसे कि यहाँ फरक्का बैराज में जो गंगा की मुख्य धारा है उसकी एक ट्रिब्यूटरी के रूप में निकलती है जिसको हम लोग हुगली कहते हैं। तो हुगली नदी जो है ये आगे बढ़ती है और गंगा सागर के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, ये भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि एक नदी दामोदर आके मिलती है और दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और हुगली नदी में आकर के विलीन होती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी जब आप डीवीसी पढ़ेंगे यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन पढ़ेंगे, दामोदर घाटी परियोजना, तो वहां पर हम आपको दामोदर नदी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे। इसकी जो छोटी छोटी सहायिकाएं हैं हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, चूंकि आपके लिए यहां से अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। तो यहां पर आपने दाहिने ओर से मिलने वाली गंगा की जितनी प्रमुख सहायिकाएं हैं हम लोगों ने उसकी बात कर लिया। अब इसके बाद जो क्रम आता है
अब बाएं हाथ से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, हम लोग अब उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग एक क्रम से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको बहुत एग्जैक्ट मैप पर लोकेट करने की कोशिश मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन है। क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी भी है, यहाँ पर कोई बड़ी भी है, तो वो हमने अपने लिखने के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया है। तो उसको इतना सीरियसली मत लीजिएगा कि मैप पे आप देखें कहीं और दिखा रहा हो, मैं आपको कहीं और दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ ये आउटलाइन है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, कौन कौन सी सहायिकाओं को शामिल करती है। तो यहाँ पर हम लोग जो पहली नदी की बात करेंगे वो है एक रामगंगा। रामगंगा नदी जो है वो नैनीताल में गढ़वाल पहाड़ी है। तो नैनीताल के गढ़वाल पहाड़ी से ये निकलती है। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट पार्क से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो रामगंगा नदी ही है। फिर यहाँ से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में रामपुर, बरेली और शाहजहांपुर होते हुए कन्नौज के निकट आकर के गंगा में विलीन होती है। फिर इसके बाद जो बाएं हाथ से मिलने वाली दूसरी प्रमुख नदी है वो है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी जो है वो पीलीभीत में एक जगह है माधोटांडा। तो पीलीभीत में माधोटांडा या वहीं पर है फूलहर या गोमताल झील। एक सवाल पूछा जाता है कि ये नदी जो है ये मैदानों से होकर के निकलती है, यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो मैदानी इलाकों में है, ऐसा सामान्य रूप में नदियों में नहीं होता है। तो फूलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। फिर ये शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से होते हुए फिर ये गाजीपुर में मिलती है। और गाजीपुर में एक जगह है सैदपुर, तो गाजीपुर के सैदपुर में ये आकर के गंगा नदी में विलीन होती है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि कौन सा जगह किस नदी के किनारे है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो उसका भी आंसर आप बखूबी दे सकते हैं, जैसे जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर। तो इस तरह से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। हमारी अगली नदी है शारदा नदी और घाघरा नदी। इसमें से शारदा और घाघरा में घाघरा नदी जो है वो एग्जैक्ट है, बड़ी नदी है, बाकी की इसकी सहायिकाएं हैं। तो यहाँ पर एक नदी हम लोग पहले हम लोग घाघरा की बात करते हैं। तो घाघरा नदी जो है वो दक्षिणी तिब्बत के क्षेत्रों से निकलती है और दक्षिणी तिब्बत के क्षेत्रों से निकलकर फिर ये बहराइच से होते हुए फिर गोंडा पहुंचती है, बाराबंकी, बस्ती, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ से होते हुए फिर ये देवरिया और उसके बाद मऊ से होते हुए छपरा के पास में गंगा में विलीन होती हैं। इसके बाद अब इसमें जो सहायिकाएं हैं उसकी प्रमुख सहायिकाओं में है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम ये मिलाम हिमनद है और मिलाम हिमनद से जब इसका उद्गम होता है तो इसको हम लोग गौरी गंगा कहते हैं। और गोंडा के पास में ही ब्रह्मघाट जगह है, वहां पर ये घाघरा नदी में विलीन होती है। फिर इसके बाद नेपाल से निकलने वाली एक नदी है राप्ती नदी। राप्ती नदी महाराजगंज से होते हुए गोरखपुर और देवरिया में बरहज नाम का जगह है, वहां पर क्या होती है, ये घाघरा नदी में विलीन होती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे गंडक नदी की। तो गंडक नदी जो है ये नेपाल हिमालय में दो मुख्य धाराएं हैं, एक को हम लोग कहते हैं काली और दूसरी को हम लोग कहते हैं त्रिशूली। तो काली और त्रिशूली के मिलने से नेपाल हिमालय के क्षेत्रों से निकलती है और ये नदी फिर कहाँ तक चली जाती है, आगे बढ़ते हुए जो यहाँ पर गंडक नदी या इसको हम लोग नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, यहीं से त्रिवेणी नहर का भी उद्गम किया गया है, उद्गम हुई है। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हाजीपुर के पास में, बिहार के हाजीपुर के पास में सोनपुर नाम का जगह है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो सोनपुर के पास में ये नदी जो है गंडक नदी, ये गंगा नदी में विलीन होती है। फिर इसके बाद हमारी है जो नदी वो कोसी नदी है। कोसी नदी को आप जानते हैं कि ये सप्त धाराओं या सप्तकोसी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें 5-7 प्रमुख सहायिकाएं हैं जो कि मिलकर बनती हैं। उसमें से है सुत कोसी, एक को कहते हैं तांबा कोसी, एक को कहते हैं तलखू, एक को कहते हैं दूध कोसी, तामूर,
भोटिया और अरुण। जो ये अरुण है यही इसकी मुख्य नदी है, मुख्य धारा है, जो कि गोसाई थान चोटी से निकलती है और ये फिर वराह क्षेत्र से होते हुए अब कहाँ पड़ जाती है, ये भागलपुर के पास में गंगा नदी में विलीन होती है। अगर हम लोग लोकल नाम की बात करें तो काढ़ा गोला या कुरसैला नाम का जगह है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने वराह क्षेत्र लिखा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था तो वो इसी क्षेत्र में लिए थे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब अगली और अंतिम नदी की, जो कि गंगा नदी में बाएं हाथ से मिलने वाली आखिरी नदी है। नाम उसका है महानंदा। तो महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ये आपको वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा निकलती है और फरक्का बैराज के पास ही ये गंगा में आकर के विलीन होती है। यहां तक की बातें आपको पूरी तरह से कंफर्म है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको कुछ समय के लिए सिर्फ आपको दो नदियों को अपने माइंड में रखना है। एक नदी की हम लोग बात कर रहे हैं गंगा नदी, जिसको हम लोगों ने बांग्लादेश में पहुंचा दिया है। अब उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानेंगे। अब इसमें एक नदी आपको और मिलानी है। तो यहाँ पर एक नदी जो हम लोग मिलाने चल रहे हैं वो पॉपुलर है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को अब हम लोगों को मिलाना है किसमें, पद्मा में। तो पद्मा में हम लोग मिलाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी को, लेकिन नाम उसका क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी को आप जानते हैं कि जब तक ये तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में रहती है, तिब्बत वाले एरिया में, तब इसको हम लोग यारलुंग जांगपो या सांगपो या सांबू के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जब ये नामचा बरवा श्रेणी को, नामचा बरवा चोटी को आई आकार की घाटी में काटती है, काट के भारत में प्रवेश करती है, तो इसको फिर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये भारत के क्षेत्रों को छोड़ती है, असम को छोड़ती है, तो फिर ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये फिर दोनों नदियां मेघना के नाम से सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। कुल 2525 किलोमीटर की लंबाई तय करने के बाद गंगा कहाँ पर मिलती है, आपको ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है, तो वो आंसर आपका क्या होगा, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन उससे पहले ये जमुना को भी अपने आप में विलीन करती है और एक अपनी धारा हुगली के रूप में पश्चिम बंगाल में छोड़ भी देती है, जो कि गंगा सागर के क्षेत्रों में वो भी एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ तक की बातें अब आपको पूरी तरह से क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियरली हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसको आप कई जगहों पर वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इस मैप को आप अपने से बनाइएगा। और अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं कि हम बना लेंगे, तो इसको बना करके आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मेरे साथ कितने तन्मयता और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना, तो इसी तरह से आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट भी समझना है, कॉन्सेप्ट भी समझना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए मैं भी आपके साथ हमेशा लगा हूं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो नोट्स वाला सेक्शन है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको इसका नोट्स भी मिलेगा। जितनी कहानी हमने आपको मैप और आउटलाइन के थ्रू बताई है, वो सारी बातें आपको नोट्स के फॉर्मेट में वहां पर देखने को मिलेंगी। तो हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की बात कर लिया है। अब हमारे पास ब्रह्मपुत्र और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बचा हुआ है। अमूमन आपने ब्रह्मपुत्र को भी थोड़ा बहुत समझ ही लिया है, एक आउटलाइन आपके माइंड में बन गया है, लेकिन फिर भी इसमें सहायिकाएं जो हैं वहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसमें ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की चर्चा करेंगे। क्लास आप लगातार देखते रहें और हमारे जो नए बैच हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।